डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम पोर्शन है सीएनएस फिजियोलॉजी का आज कवर हो जाएगा, ठीक है। कल हम सीएनएस पैथोलॉजी करेंगे, ठीक है। आज सीएनएस फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज जहाँ पे हमने कल पहले छोड़ा था एमसीक्यूज कर रहे थे कल। मुझे बताएं डॉक्टर फराह की क्लास में क्या किया आप लोगों ने? ठीक है, सही है। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के सारे फंक्शंस पढ़ लिए कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये वो। ठीक है, उनके रिसेप्टर्स भी जो मैंने डिस्कस किया था उसी को ही किया था फर्दर मैम ने। नहीं मैम वो नहीं, अल्फा 1 बीटा 1 वो वाला। ठीक है, अल्फा बीटा को डिस्कस कर लिया था, ठीक हो गया। चलें, ठीक है, सही है। आज हम जो है वो एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम एमसीक्यूज कर लें ताकि वो फिजियोलॉजी का पोर्शन कवर हो जाए, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे हमने कल छोड़ा था। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्योंकि यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही थी कि मल्टीपल ट्रैक्स की हम बात कर रहे थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स की। तो ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे छोड़ दी क्योंकि जो न्यूरो एनाटमी का पोर्शन है उसके अंदर हम ट्रैक्स हम शुरू करेंगे, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स पढ़ के ब्रेन के तो हम ट्रैक से शुरू करेंगे। तो जो ट्रैक्स वाले एमसीक्यूज हैं अगर वो फिजियोलॉजी के पोर्शन में आएंगे तो हम उसको ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करेंगे आज, ठीक है। क्योंकि हम वो आगे फर्दर न्यूरो एनाटमी में कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसमें कोई वर्ड होने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। साथ साथ करेंगे। रफी में आपने कितना पोर्शन कल किया था मुझे ये रफी का भी बता दें। रफी के मैम स्टार्टिंग वाले 2-3 पॉइंट किए थे सिर्फ। इसमें मेनिंजाइटिस का ठीक सारा और ये जो गोल्गी टेंडन नॉन मसल स्पंदल वाला। ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं, हेड एंड नेक जो है वो भी नहीं, हेड एंड नेक एनाटमी का जो वीक चलेगा उसके अंदर करेंगे, ठीक है। अभी न्यूरो एनाटमी हम जरूर करेंगे, न्यूरो एनाटमी करेंगे। और वो हम एंड पे ही करेंगे अब। हाँ जी, हाँ हाँ, हेड एंड नेक करवाऊंगी लेकिन हेड एंड नेक एनाटमी के उसमें हमें न्यूरो एनाटमी हम इसी वीक में ही करेंगे क्योंकि हमारे पास 6 दिन है तो 2-2 दिन हम सारों को डिवाइड करेंगे। अच्छा, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। इन पेज नंबर 887 सीएनएस फिजियोलॉजी डबल ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन डिसेंडिंग पाथवेज कॉजेज एक्साइटेशन ऑफ। तो अल्फा एंड गैमा मोटर न्यूरॉन्स, अगर कल आप लोगों ने अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन मसल स्पिंडल और गोल्गी टेंडन को है, कल थोड़ा सा मैंने भी आया था। तो उसके अंदर क्या था कि जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो मेनली जो है वो मसल स्पिंडल्स के साथ होते हैं एसोसिएशन, ठीक है। 1A अल्फा फाइबर्स के अंदर 1A जो थे वो एसोसिएशन थे। डबल ए पेज नंबर 887 क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो उसके अंदर ये था कि जो मसल स्पिंडल्स हैं उसके साथ एसोसिएशन हमारी किसकी थी, 1A की। तो अल्फा और जो गैमा मोटर न्यूरॉन है डिस्चार्ज है ये वॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए इन्वॉल्व किए जाते हैं। और ये ब्रेन के डिसेंडिंग पाथवेज में, आपको पता है एक होता है असेंडिंग पाथवे। असेंडिंग पाथवे क्या होता है कि वो मसल से सिग्नल्स ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और जो डिसेंडिंग पाथवे है वो ब्रेन से सिग्नल्स मसल्स या डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए वो नीचे लेके आएगा, ठीक है। तो जो सिग्नल नीचे आएगा उसके अंदर वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या इवॉल्व होगा, मसल स्पिंडल्स या गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स, ठीक है। तो के साथ ये एसोसिएशन इन्होंने लिखी है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, स्टेडी प्रेशर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रुफीनी से रफ भी पढ़ा था, जॉइंट्स भी पढ़ा था, स्टेडी प्रेशर भी पढ़ा था। कोई चीज रफ होगी तो उस पर प्रेशर ज्यादा डालना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए, ठीक है। तो यूट्राइन टोन, मैंने आप लोगों को बोला था यूट्राइन टोन के लिए जो है वो B2 आता है, टोन मेंटेनेंस के लिए, ठीक है डॉक्टर एस। मैडम टोन के लिए मैंने बोला था जी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये जो आपने कल बताया था मीजनर और फिनीस के बारे में, इसी में सॉरी। जी
तो मैडम आपने ये पिसीनियन के बारे में, मीजनर के बारे में बताया था, ये स्लो अडॉप्टिंग है? नहीं, वो तो हमने स्लो अडॉप्टिंग में तो नहीं है पढ़े थे मीजनर्स। मैंने कहा था लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के साथ मीजनर का एसोसिएशन है। उसके बारे में आपने नहीं बताया था, लेंथ के बारे में इसके? मैंने इसके कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस की हम नोट करते हैं ना, जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर हम पेसिनियन का नोट करते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के लिए हम मिजनस को करते हैं। बाकी जो अडॉप्टेशन के हिसाब से है ना, वो सेकंड नंबर पे अडॉप्टेशन के हिसाब से मिजनस आते हैं, पहले पेसिनियन आते हैं फिर मिजनस आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं अडॉप्टेशन के हिसाब से। अच्छा, क्योंकि लेकिन ये वो, हाई अडॉप्टेशन वाले ही अच्छा, होते हैं। क्योंकि रफी में ये लिखा हुआ है कि ये दोनों जो है वो करते हैं, तो अब ये नहीं, वो स्लो कंफ्यूजन है कि अडॉप्टेशन के लिए नहीं होता। हाँ, कंफ्यूजन नहीं, आपने आगे हमें क्वेश्चन में जो है ना वो इसकी वो भी पढ़ लेंगे सीक्वेंस भी। तो वाइब्रेशन के हिसाब से याद रखना है कि पेसिनियन सबसे पहले और हायर अडॉप्टेशन भी इन्हीं की होती हैं, फिर उसके बाद मिजनस की होती हैं अडॉप्टेशन, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आते हैं, लेकिन स्लो अडॉप्टेशन में नहीं आते ये, ठीक है। अच्छा, जो ओके। स्टेडी प्रेशर है वो डिटेक्ट किससे हो रहा है? रुफीनी से। क्वेश्चन नंबर 24, डिसइक्विलिब्रियम रिस्पांस ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम शोज इन डिसीज। कोई मुझे मेनस डिसीज के बारे में बता सकता है ये क्या है? ईएनटी। ये ऑटोस्क्लेरोसिस और वर्टाइगो। ठीक है, जो हेयरिंग प्रॉब्लम है एंडोलिम्फ की वजह से, इनर ईयर में फ्लूइड की वजह से, डिसइक्विलिब्रियम जब वहां पे कॉज होता है, डिसइक्विलिब्रियम रिस्पांस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे मेनस डिजीज के अंदर कि इसके अंदर एक तो एंडोलिम्फ इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर वो डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, एंडोलिम्फ में भी रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ भी हम बात की ना आगे जाके। तो डिसइक्विलिब्रियम जो रिस्पांस होता है वो मेनस होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो इनर ईयर है वो हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा होता है, बॉडी का एक इक्विलिब्रियम जो मेंटेन कर रहा होता है पोस्चर के लिए, वो क्या कर रहा होता है? इनर ईयर के साथ होता है। तो इनर की भी कर रहा है, अगर इनर ईयर डैमेज हो तो उसके साथ क्या होता है? बॉडी का स्टैंड करना भी बाज़ दफा मुश्किल होता है। वर्टाइगो ऑल्सो, टेनाइटस एंड वर्टाइगो, ठीक है। तो उसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम रिस्पांस उसके साथ एसोसिएट किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लो अडॉप्टिंग रिस्पांस। तो यहाँ पे ये आ गया स्लो अडॉप्टिंग, जो क्या है? स्लो अडॉप्टिंग रुफिनी रिसेप्टर्स हैं। और जो फास्ट अडॉप्टिंग होते हैं उसमें पेसिनियन, फिर मिजनस, फिर हेयर एंड ऑर्गन्स होते हैं, और उसके बाद क्रॉसी होते हैं। हम एक क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, फोर्सफुल स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिवेंट मसल टियर। तो मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल मसल स्ट्रेच को कौन सा करता है जी? मसल स्पिंडल। और जो फोर्सफुल स्ट्रेच होगा उसके अंदर जो है वो प्रिवेंट मसल, सॉरी, जो, हाँ, वेरी गुड डॉक्टर आमना। तो जो फोर्सफुल होगा उसके अंदर हमारा ये होगा कि हम गोल्जी टेंडन की बात करेंगे, जो स्ट्रेच ऑफ द मसल को इन्वॉल्व जिसमें होता है, और स्ट्रेच रिफ्लेक्स के साथ ही आता है। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम द बॉडी डिपेंड्स ऑन, जितना भी हीट लॉस है वो डिपेंड करता है आउट के साथ, ठीक है, कि टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितना है और इंटरनल आपका बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट कितना है। तो वो जो रेशियो क्रिएट होती है फिर उसके हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर लॉस या गेन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is released at the synapse between incoming pain fibers and pain inhibitory fibers। तो inhibitory fibers पे incoming synapse रिलीज हो रहा है एनकैफलिन, ठीक है। और जो फास्ट पेन के लिए है वो ग्लूटामेट है, एंड स्लो फॉर एस एंड सब्सटेंस पी इज फॉर द स्लो पेन। अब फास्ट पेन के फाइबर्स कौन से होते हैं? ए डेल्टा फाइबर्स पेन, ए डेल्टा फाइबर, सी फाइबर्स। सी फाइबर। तो सी एस एस से याद कर लें कि सी फॉर द सी फाइबर पेन एंड विद सब्सटेंस बी। थैंक यू।
ओके सही है आंसर, ठीक है। और फास्ट पेन से याद कर लें, ए डेल्टा फाइबर्स जो फास्ट हैं ग्लूटामीन है। जी जी डॉक्टर हमना। अच्छा चलो, अच्छा उन्होंने कहा है नहीं, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड एट द सिनेप्स बिटवीन इनकमिंग पेन फाइबर्स एंड पेन इनहिबिटरी फाइबर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो पेन इनहिबिटरी जो फाइबर है उसके अंदर क्या आ जाता है, इनहिबिशन के लिए एनकैफिलिन रिलीज होता है, एनकैफिलिन। ठीक है, एनकैफिलिन पेन इनहिबिटरी फाइबर्स के लिए रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा मैम हुआ कि इसमें फास्ट इसमें पेन में क्या रिलीज होगा। हेलो जी जी मैम, जी इसमें फाइनेंस फाइबर एंड पे इनकमिंग पे और दरमियान दरमियान, फाइनेंस हाँ में, हाँ, उसमें तो मैम एनकैफिलिन तो ऑलरेडी पेन इनहिबिटरी है। फाइनेंस वो में क्या होगा? साइनाप्स में जब वो रिलीज होगा, जब release होगा फाइबर्स पे जाके उस साइनाप्स रिलीज होगा, इनहिबिटरी फाइबर्स पे जाएगा और फिर वो अपना फंक्शन करेगा पेन इनहिबिशन के लिए। पेन ठीक है, इनहिबिटरी भी तो ऑलरेडी इनकैफिलिन है ना, पेन वही कह इनहिबिटरी रहे भी तो हैं, ऑलरेडी। लेकिन इनकैफिलिन लेकिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है ना, उसने जाके रिसेप्टर्स पे तो लगना है ना, आगे फाइबर्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स है उस पे तो लगना है ना, उसने उसने एक्ट करने के लिए। ठीक है, वो इटसेल्फ तो कुछ, वो इटसेल्फ उसकी नेचर तो वही है कि इन कैफिलिन रिलीज तो पेन इनहिबिटरी ही होता, वो पेन इनहिबिटरी है और वो फाइबर्स पे एक ना तो एक्शन करेगा ना, तो साइनाप्स बिटवीन द पेन फाइबर्स एंड पेन इनहिबिटरी फाइबर्स, वहां पे अगर इन कैफिलिन रिलीज हो गया तो वो इन कैफिलिन जो आके पेन इनहिबिटरी फाइबर्स के रिसेप्शन कर देगा, जैसे एसिटाइलकोलिन पे जाके लगता है और अपना एक्शन करता है, राइट। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। जी मैम आ गई है। ओके, अच्छा ठीक है, इसके जो हमारे पास फास्ट पेन है उसका है और डेल्टा के साथ भी बता दें इसकी एसोसिएशन कोल्ड सेंसेशन कौन करता है और वार्म सेंसेशन कौन करता है। मैम आपने क्या पूछा? सी फाइबर्स जो है वो वार्म सेंसेशन करते हैं ना मैम। ठीक है, हाँ, और ए डेल्टा डेल्टा फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं वो कोल्ड करते हैं। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 सेम वही है कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस का हम पढ़ चुके हैं। एंटीरियर हाइपोथैलेमस कॉजेज व्हाट, बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, एंटीरियर कूल डाउन कोल्ड करते हैं। करेगा, तो कोल्ड कूल डाउन करेगा बाय द स्वेटिंग एंड वेजोडाइलेशन। और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कॉजेज व्हाट, हीट प्रोडक्शन, हीट हीट प्रोडक्शन प्रोडक्शन, करेगा एंड हीट बाय प्रोडक्शन इज शिवरिंग। कॉज्ड बाय बॉडी, वेरी शिवरिंग। गुड। ट्रांसमीटर ऑफ मूड इज, तो मूड का जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो एमएस है। ठीक है, उसके मूड जो भी एमएस होते हैं, ठीक है, हर जगह जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि जी इस एमएस के तो मूड्स बड़े आई हैं, तो एमएस के जो है वो सेरोटोनिन, उसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उसके मूड हाई होते हैं, और इमोशंस में जो डूब जाता है वो डोपामीन होता है। ठीक है, तो कैसे याद करना है कि एमएस के मूड हाई होते हैं एंड दैट इज द सेरोटोनिन, और इमोशंस में जो डूब जाता है दैट इज द डोपामीन। द 32 द स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटरी सिग्नल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, द सेरिबेलम। अच्छा, ये अब याद रखना है, जो सेरिबेलम है उसके तीन लेयर लेयर होती है, दैट इज द ग्रैनुलर लेयर। ठीक है, मिड वाली लेयर होती है जो परकन है, और टॉप पे मॉलिक्यूलर लेयर होती है। जितने भी सिग्नल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलर, दो फर्क है सेरिबेलर कॉर्टेक्स में और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपका ब्रेन, जो कॉर्टेक्स की बात कर रही हूँ वो उसकी बात कर रही हूँ, और सेरिबेलम इज समथिंग डिफरेंस। ठीक है, तो जो मेंटेनेंस और पोस्चर के काम होते हैं वो सेरिबेलम के होते हैं, लेकिन सिग्नल्स जो हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जाते हैं। ऐसे इनहिबिटरी सिग्नल्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, वो किधर से स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटरी सिग्नल्स आते हैं, वो परकिंजे सेल्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ऐसे
ऐसे सिग्नल्स जो के बॉडी में जो जिन पे एक्शन नहीं करना, ठीक है। सेरिबेलम ने अगर वहां पे इनहिबिशन जो देनी है तो वो मेजर उसकी जो सेकेंड लेयर होती है, पर वहां से इनहिबिशन जो है वो आती है। वहां पे जो साइनेप्सेस होते हैं वहां पे इनहिबिशन कॉज की जाती है, जिसकी वजह से फिर वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको इनहिबिटरी अगर आपके पास आए कि स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटरी सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ से आ रहे हैं, तो वो परकंजे सेल्स ऑफ द सेरिबेलर कॉर्टेक्स से आते हैं, सेरिबेलम के कॉर्टेक्स से, ठीक है। वो फंक्शंस को इनहिबिट कर देता है जो नहीं होने होते। क्वेश्चन नंबर 33 रिगार्डिंग माइक्रोग्लायल सेल्स इज व्हाट। तो माइक्रोग्लायल सेल्स याद रखना है मैक्रोफेजेस, एम फॉर माइक्रो एंड एम फॉर मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस ऑफ द सीएनएस या इंफ्लेमेशन ऑफ द सीएनएस के अंदर जो इन्वॉल्व होंगे, इंफ्लेमेशन को कंट्रोल या सारा जो बैक्टीरियल, अच्छा जो परकंजे लेयर है वो सेरिबेलम की है, बेलम, सेरिबेलम की, सेरिबेलर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो उसके अंदर ये इन्होंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स लिखा हुआ, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलर कॉर्टेक्स में फर्क है, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी है। जो मेन ब्रेन है पोर्शन कॉर्टेक्स का, ठीक है, वहां से सिग्नल सेरिबेलम में जाते हैं। उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ग्रैनुलर लेयर, परकंजे लेयर, मॉलिक्यूलर लेयर। जो उसकी परकंजे लेयर है वो इनहिबिटरी सिग्नल कॉज करती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद है जी 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 अच्छा, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 माइक्रो एम फॉर माइक्रोफेज ऑफ द सी, करेक्ट। फिर उसके साथ क्या एसोसिएट ग्लायल सेल्स, ठीक है। और अगर लेयरिंग की बात करेगा तो क्या होगा, कोई बता सकता है कि लेयरिंग सीएनएस के अंदर कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, किसी को पता है? एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, ठीक है, एपेंडाइमल सेल्स। के लिए होते हैं, ठीक है, जो उसकी लेयरिंग के अंदर कॉज कर रहे होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। तो माइक्रोग्लायल सेल्स किसके लिए हैं, वो एज अ मैक्रोफेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप ये याद रखनी है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है, ठीक हो गया। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन नंबर 40, किस पे थे हम, सॉरी, क्वेश्चन नंबर, मैम आपकी ठीक है, आवाज क्वेश्चन कट नंबर रही है। 34। मैम वॉइस नॉट क्लियर। अभी भी अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, अभी मुझे बताइएगा आवाज का। क्लियर है मैम अभी। क्लियर है कुछ क्लियर है मैम। अब ठीक है, चले ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ओके ओके ओके। A naked person in the AC room with the temperature 21, humidity 80 and heat loss will be through what? तो याद रखते हैं कैसे कि अगर एक पेशेंट है वो सिर्फ उसने लिख दिया कि नेकेड है, ठीक है, सिर्फ नेकेड है और हीट लॉस उसकी हो रही है तो रेडिएशंस के थ्रू होगी, ठीक है। एक पेशेंट जो कि सिर्फ नेकेड है उसकी हीट लॉस कैसे होगी, रेडिएशंस के थ्रू होगी, सिर्फ रेडिएशन। लेकिन वही पेशेंट अगर नेकेड है और किसी सरफेस पे है, टेबल पे लेटा हुआ है, तो हीट लॉस किसके थ्रू होगी, कंडक्शन, कंडक्शन क्यों, क्योंकि वो सरफेस के थ्रू जो है ना वो पास करेंगी हीट लॉस, तो उसकी वजह से कंडक्शन। अभी फिर दोबारा डॉट, वो आज शायद इंटरनेट में तरफ जो है वो लाइट का इशू था, इसकी वजह से। अब भी मुझे क्लियर अगर आप लोगों को आए तो आवाज प्लीज।
कंटिन्यू करूं आवाज को क्लियर, क्योंकि आवाज का भी क्लियर तो हो रही है बीच में। अभी अगर अभी क्लियर है मैं कंटिन्यू। जी मैम अभी चलो ठीक है, सही है। ओके ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको फिर साथ साथ। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर वो सिर्फ नेकेड का पूछेगा कि सिर्फ नेकेड है तो रेडिएशन के थ्रू उसकी सिर्फ बॉडी से रेडिएट करेगा, ठीक है, ये याद कर लेना है। सिर्फ नेकेड है तो बॉडी से रेडिएट आउट करेगा रेडिएशन के थ्रू। अगर वो नेकेड और लाइंग ऑन द सरफेस की बात करेगा तो कंडक्शन की बात करनी है, ठीक है। उसमें कैसे कि कंडक्ट करेगा थ्रू द मैटर, थ्रू द सरफेस, ठीक है। तो इस तरह याद रखना कि अगर सिर्फ बॉडी की बात करेगी तो उसमें रेडिएट करेगा आउट ऑफ द बॉडी, तो रेडिएशन। अगर नेकेड और लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल है तो कंडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर साथ में ह्यूमिडिटी को मेंशन कर दे तो फिर कन्वेक्शन, ह्यूमिडिटी को मेंशन कर दे तो कन्वेक्शन। और अगर नेकेड और टेम्परेचर मेंशन कर रहा है, दोनों मेंशन कर रहा है और सरफेस को भी मेंशन कर रहा है, तो दैट इज द रेडिएशन प्लस कंडक्शन। अब इसमें मल्टीपल एमसीक्यूज आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उसने, नेकेड भी है विद टेम्परेचर 21 भी लिखा हुआ है और ह्यूमिडिटी 80% लॉस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ह्यूमिडिटी आ गई थी तो मोस्टली क्या होना, टेम्परेचर भी आ गया था, नेकेड भी आ गया था। तो नेकेड और टेम्परेचर तो कंडक्शन आ गया, साथ में कन्वेक्शन भी इनको लिखना चाहिए था। लेकिन आपको मल्टीपल जिसमें कन्वेक्शन का वो जिक्र ही नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि अगर ह्यूमिडिटी की बात करेगा तो कन्वेक्शन की बात लाजमी करनी है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बॉडी नेकेड है तो रेडिएट आउट करेगी सारी हीट। अगर वो टेबल पे लेटा हुआ है तो कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि मैटर्स के थ्रू पास करती है, कंडक्ट करती है हीट। और इसके अलावा अगर टेम्परेचर और नेकेड दोनों दिए जाए तो रेडिएशन और कंडक्शन दोनों आएगी, ठीक है। डिक्रीज इन विच न्यूरोट्रांसमीटर कॉजेज एंजाइटी, तो कुछ गैबा, गैबा हमेशा याद रखना है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें जो कि इनहिबिट होनी चाहिए नॉर्मली वो नहीं होगी। इसलिए नॉर्मल फंक्शन की वजह से ना होने की वजह से मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज क्या आता है कि सीयर्स भी गैबा के एक्स्ट्रा रिलीज होने से होते हैं। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं आएगा। गैबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो जो फंक्शन रुकना चाहिए जिधर, अगर उधर ना रुका तो एंजाइटी भी इसीलिए कॉज होगी। और जागी इस बात की कि सीयर्स क्यों कॉज होंगे और एंजाइटी क्यों, क्योंकि गैबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, a man while walking accidentally lands his foot on the pointed object and immediately removed it. Which of the following in the withdrawal reflex? withdrawal reflex के मल्टी साइनेप्टिक। ये याद रखना है, कैसे याद करेंगे कि जैसे उसने पूरा पाँव रखा है, या आप एक जो कैंडल जल रही है, उसको मैंने कल भी बताया था, जब आप एक कैंडल जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर हाथ रखते हैं, वो गर्म होता है जैसे ही तो आप वापस खींच लेते हैं अपना पूरा हाथ, ठीक है। तो इसको इस तरह याद रख लो कि इसने पाँव खींचा या हाथ खींचा, ठीक है। अगर गैबा इंक्रीज हो जाएगा इनहिबिटेड, नॉर्मल फंक्शन को भी वो इनहिबिट करेगा ना फिर, ठीक है। फिर इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर वो नॉर्मल फंक्शंस पे भी एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर गैबा नहीं होगा तो नॉर्मल फंक्शन से ज्यादा एक्शन हो रहे होंगे, जैसे सीरियस हो गया, एंजाइटी होगी, ठीक है। अगर वो इनहिबिटरी ज्यादा हो जाएगा तो नॉर्मल फंक्शन भी हमारा जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जब उसने रिलीज होना होता है वो तभी हो तो फंक्शन चलता है ना, पीछे होगा रिलीज तो जाहिर है फिर वो नॉर्मल फंक्शन पे इफेक्ट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम कर रहे थे, तो वॉकिंग एक्सिडेंट फुट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द फुट ऑन द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, तो मतलब ये कि पूरा पाँव रखा है ना उसने, तो 5 उंगलियां होती है, मल्टी साइनेप्टिक, उससे याद कर लें कि डिफरेंट डिफरेंट उंगली में डिफरेंट साइनेप्स होगा। तो जब भी विथड्रॉल रिफ्लेक्स की बात करेगा तो वो मल्टी साइनेप्टिक बात करेगा, ठीक है। इनवर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स और स्ट्रेस रिफ्लेक्स। अब जो स्ट्रेस रिफ्लेक्स है वो गोल्जी टेंडन की वजह से होता है और वो मोनोसाइनेप्टिक होता है, ठीक है। उसके सिर्फ एक साइनेप्स बनता है, ठीक है, गोल्जी टेंडन की वजह से। जब बुक्स आप रख रही हैं, जो स्ट्रेस रिफ्लेक्स है, ठीक है, स्ट्रेच को बचाने से, एक्स्ट्रा स्ट्रेच से और टेयरिंग से बचाने के लिए गोल्जी टेंडन होता है। जी मैं
रिफ्लेक्स मसल स्पिंडल से नहीं होता, वो तो इनवर्स वाला नहीं होगा? वो उसके अंदर जब आप वो पढ़ोगे ना इनवर्स के अंदर, और साथ में उसके साथ मसल्स भी पढ़ते हो जो इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स में आ जाएगा। फिर आप लोगों ने कल वो जीटी और मसल स्पिंडल कल की है डॉक्टर फरा के? अच्छा, जो रफी में है ना, फिर उसके साथ जो है वो रफी में यही है कि जो आप अगर नॉर्मल जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है या फिर इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, उसमें मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन स्ट्रेच, और इनवर्स में गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स और इसके साथ फ्लेक्सर मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बात ठीक है, वो वहां पे हो जाते हैं, और बाद में जो है वो गोल्जी टेंडन में और फ्लेक्सर मसल जो है वो इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि अब वो मैं पे वहां पे बात करें इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स की, तो वहां पे क्या फ्लेक्सर मसल्स मेन आ जाते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, और गोल्जी टेंडन ऑर्गन। और जो विथड्रॉल रिफ्लेक्स हैं वो साइनैप्टिक्स होते हैं। इसके अंदर जो है विथड्रॉल रिफ्लेक्स में याद रखना है कि जो पेन नर्व एंडिंग्स है, फ्री नर्व एंडिंग्स जो होती हैं, नोसिसेप्टर्स होते हैं, ज्यादातर वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो विथड्रॉ रिफ्लेक्स होते हैं। तो विथड्रॉ रिफ्लेक्स आपके तरह ही आएगा कि या तो उसने पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे पाँव रखा है, इसीलिए पेन के जो रिसेप्टर्स हैं वो मल्टी सिनैप्टिक्स वो जो हैं वो एक्टिवेट होंगे और विथड्रॉ रिफ्लेक्स होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ बेसल गैंग्लिया आउटपुट इज व्हाट? तो गैबा है। ठीक है, गैबा बेसल गैंग्लिया। इस हम न्यूरो एनाटॉमी में भी डिस्कस करेंगे जब हम पाथवेज पढ़ेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पाथवेज। ठीक है। नंबर 32, बाइपोलर न्यूरॉन हैज हाउ मेनी डेंड्राइड्स? 38 सॉरी। तो डेंड्राइड जब भी याद रखना है बाइपोलर में, तो बाइपोलर में याद रखना है कि जब वो दो की बाइपोलर की बात करेगा तो एक डेंड्राइड एक एक्सॉन होगा, लेकिन यूनिपोलर में नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर यूनिपोलर का मतलब एक पोल है बस उसका ना। ठीक है, तो इसलिए जो बाइपोलर है उसमें एक डेंड्राइट और एक, उसके अंदर दो पोल्स हैं उसके। ठीक है, न्यूरॉन के। क्वेश्चन नंबर 39, अबाउट एस्ट्रोसाइट्स एक्शन पोटेंशियल व्हाट इज ट्रू? अच्छा, यहाँ पे दो हमारे पास हैं। आप लोगों ने अभी तक एक्शन पोटेंशियल किया है? नहीं मैं ठीक है, सही है। तो एक्शन पोटेंशियल में हमने पढ़ा था कि डीपोलराइजेशन जब हो रही होती है, सीबीएस में किया होगा ना आप लोगों ने। अच्छा, जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है तो वहां पे क्या हो रहा होता है, सोडियम की एंट्री हो रही होती है, फिर उसके बाद वो एक प्लेटू बनता है जिसके अंदर कैल्शियम आ जा रहा होता है, और फिर जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसमें क्या जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है, और हाइपरपोलराइजेशन से फिर वो नॉर्मल। सही है। ठीक है। तो है कि जो एस्ट्रोसाइट्स हैं और इसके अलावा कॉकलिया इनर ईयर के, दोनों चीजें याद रखनी है, ये एक्सेप्शन है। एक एस्ट्रोसाइट्स जो कि ये ब्रेन सेल्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स के अंदर अगर एस्ट्रोसाइटोमा की मैं बात करूं तो उसके अंदर हमने एक प्रोटीन भी पढ़ी थी जो पॉजिटिव होती है, वो किसी को याद है हमने क्या? एस्ट्रोसाइटोमास में जी फैब प्रोटीन। वेरी गुड डॉक्टर आमना। जी फैब जो होते हैं दैट इज प्रोटीन इज पॉजिटिव एस्ट्रोसाइटोमास। तो एस्ट्रोसाइट्स जो हैं ये ब्रेन सेल्स हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो इनका एक्शन पोटेंशियल है ये एसोसिएटेड होता है इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेंशियल। है। और जो हमारे पास कॉक्लियर सेल्स ऑफ द ईयर होते हैं वो भी पोटेशियम के साथ एसोसिएटेड होता है, उनका एक्शन पोटेंशियल भी पोटेशियम जितना एक्स्ट्रासेलुलरली होगा वो उसके साथ एसोसिएटेड होगा। लेकिन जो हम नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं उसमें हमें सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है टू स्टार्ट द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो याद रखना है कि दोनों एस्ट्रोसाइट्स एंड कॉक्लियर सेल्स ऑफ द इनर ईयर दे आर इन्वॉल्व विद द पोटेशियम। ठीक है, वो सोडियम के साथ उनका एक्शन पोटेंशियल का मेन फंक्शन नहीं है, उनके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं विद इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम। ठीक है, सही है, ये बात समझ आ गई? वो रिपीट है, सीएस एक्टिविटी का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड बाय व्हाट? जी, ये तो आप लोग बताएं। नॉरएपिनेफ्रिन किधर से रिलीज होता है? The postganglion sympathetic Exactly, very good. And what is happening in the sweat gland where we can say कि post ganglion sympathetic fiber से क्या release होगा? Sweat Choline. gland. And what is the question comes in the adrenal medulla
कि एडेनल मेडुला में प्री गैंग्लियोनिक होते हैं या पोस्ट सिर्फ प्री गैंग्लियोनिक? गैंग्लियन, प्री सिर्फ प्री गैंग्लियन। गैंग्लियोनिक गैंग्लियन। व्हाट? प्री गैंग्लियोनिक व्हाट? प्री गैंग्लियोनिक व्हाट? जी, sympathetic preganglionic fibers. 42 when temperature of the skin reaches 50 receptors are stimulated, तो ठीक है नर्सिंग एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि है या कोल्ड है। अगर वो मैक्सिमम पे जाए तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि क्या होता है कि पेन फाइबर्स वो इक्वल हो जाते हैं उसके, ठीक है। तो नोसिसेप्टर्स इसीलिए जब एक्स्ट्रा हीट या एक्स्ट्रा कोल्ड की उसमें वो इक्वल हो जाते हैं, जो पेन फाइबर्स होते हैं वो उसके हीट के या कोल्ड के रिसेप्टर्स के इक्वल आने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो बर्न की कंडीशन में शुरू में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर रेज होता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। वो इसीलिए क्योंकि जब बर्न की कंडीशन में 52 डिग्री अगर मैं कहूँ कि बढ़ गया है, स्किन रीचेस टेम्परेचर स्किन का 52 डिग्री पे चला गया तो पेन होगी बॉडी में, ठीक है। पेन किस लिए होगी? क्योंकि हीट के रिसेप्टर्स नोसिसेप्टर्स की तरह एक्ट करेंगे। इसी तरह ही अगर बहुत ठंडा अगर कोई बर्फ में हाथ रखे तो दर्द होती है ना, वो इसीलिए होती है कि ज्यादा देर हाथ रखने से वो ये होगा कि जो कोल्ड रिसेप्टर्स हैं वो नोसिस करेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रीम शिफ्टिंग ऑफ टेम्परेचर एक्ट्स एज के वो रिसेप्टर्स होते हैं वो पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 अबाउट प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन पैरासिम्पथेटिक के साथ एसोसिएटेड है। और क्वेश्चन नंबर 40 रिपीट कर गैबा वाला, ये वही है जो सीयर्स एक्टिविटी की अभी मैंने बोला नहीं है कि आप लोगों को अगर नॉबा इनहिबिटरी है, ठीक है। जब वो पूछ रहा है कि जब किसी साइनेप्टिक सेरेब्रल साइनेप्टिक एक्शन में किसी न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो सीयर्स एक्टिविटी रिजल्ट होगी। तो गैबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर उसका एक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो सीयर्स होगी, एंजाइटी होगी, ठीक है। अच्छा मैम, गैबा की इनहिबिशन से होगा ये सीजर्स, गैबा इनहिबिट होगा इसलिए सीजर होंगे। सीयर्स एक्टिविटी रिजल्ट्स ऑफ एजेंट whom blocks cerebral synaptic action of which, ठीक है। जी मैम। यस, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वो डॉक्टर मुनीम कर रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन गैबा इज ऑलवेज जो है ना वो इनहिबिटरी एक्शन वो गैबा होता है, ठीक है। तो ये याद ना, वो गैबा का पूछेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि अगर गैबा का एक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो फिर सीरियस एक्टिविटी होगी। ओके, ठीक है। किस पे थे हम? पैरासिम्पथेटिक पे थे। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे ये बताएं कि अगर सिंपैथेटिक सिस्टम सिंपैथेटिक चेन डैमेज होती है तो वो कौन सिंड्रोम या होता है जो हमें शो होता है सिंपैथेटिक चेन के डैमेज होने से? आंखों के साथ ही एसोसिएटेड है। किसी को याद है? हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर। हॉर्नर सिंड्रोम, एग्जैक्टली। तो हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, क्या हो जाता है हॉर्नर सिंड्रोम में? डॉक्टर हॉर्नर सिंड्रोम हो जाती है, उसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो सिंपैथेटिक का फंक्शन क्या है? वो नॉर्मली क्या करता है? मिड्रियासिस। और पैरासिम्पैथेटिक करता है मायोसिस करता है, ठीक है, नॉर्मली। इसके बाद 44, इसके अलावा भी आप लोगों ने कल पढ़े हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की एक्शंस? यस मैम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज व्हाट? पिपुलरी रिएक्शन, ठीक है। पिपुलरी रिएक्शंस जो होते हैं ये ब्रेन की एक्टिविटी से होते हैं। जो हमारे पास पिपुलरी रिएक्शन का एक पूरा पाथवे होता है, उसमें क्या होता है कि एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि लेके जा रहे होते हैं टू द ब्रेन सिग्नल्स, और फिर वहां से घूम के दूसरी आंख के इफरेंट फाइबर्स वापस नर्व रिएक्शन लेके आ रहे होते हैं। आप लोगों ने रोटेशन में अगर किसी ने आई की रोटेशन किया तो उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा, जब आप एक आंख में लाइट डालते हैं तो उससे आप दूसरी आंख के पिपुलरी रिएक्शन को भी देखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ब्रेन में सिग्नल्स जो पीछे पोस्टीरियर लोब ऑसिपिटल रीजन में सिग्नल्स जाते हैं, वहां से फिर जो है वो सिग्नल्स साइनेप्स करके तो दूसरी तरफ की, तो वो सिग्नल सारे ब्रेन रिएक्टिविटी ऑफ ब्रेन इनडायरेक्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है 45 CNS, वही दोबारा मैक्रोफेजेस क्रॉनिक कोल्ड अडॉप्टेशन अकर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म? तो ब्राउन फैट जो
अगर क्रॉनिक कोल्ड अडॉप्टेशन की बात करेगा तो वो फिर ब्राउन फैट की फॉर्मेशन से होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि अगर क्रॉनिसिटी की तो जो फैट बॉडी में विद द पैसेज ऑफ टाइम वो के लिए होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो मतलब कि बहुत सर्द इलाकों में जो जानवर वगैरह भी होते हैं, अगर आप तो उनकी जो उन वहां पे सर्वाइवल है वो इसलिए है क्योंकि उनका फैट बॉडी का ज्यादा होता है। ठीक है, फैट ज्यादा होता है, डिफरेंट उनकी लेयर्स जो बॉडी की हैं वो अल्लाह ताला ने वो पे ज्यादा। ठीक है, से किसी ऐसे इलाके से जानवर उस जगह पे लेके जाएंगे तो उसका सर्वाइवल सेम है कि अगर उस ये गिलगित हो गया, हुंजा, ये सारे इलाके हैं पाकिस्तान में, अगर वहां से यहाँ पे लेके आएंगे, इसीलिए वो जो ब्राउन फैट फॉर्मेशन है वो कोल्ड अडॉप्टेशन के मैकेनिज्म के साथ कोप करती है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। क्वेश्चन नंबर 47, ऑक्सीजन मेटाबॉलिक रेट इज व्हाट? तो सेरेब्रल ऑक्सीजन का मेटाबॉलिक रेट पर मिनट 100 है। इसको रट्टाफाई करना है कि ब्रेन कंज्यूम क्या करता है, 20% बॉडी की ऑक्सीजन को ब्रेन कंज्यूम कर लेता है। ब्लड फ्लो जो होता है पर मिनट 100 ग्राम का, और ग्लूकोज एक्सटेंशन 5 होती है। 50 के ब्लड फ्लो जहाँ पे 50 ml होता है तो वो 5 जो है वो एक एक हिस्से को बॉडी के 5 दे रहा होता है 50 में से। ठीक है, उसको 10 को डिवाइड करके, तो उसका 50 के 0 को जब रिमूव करेंगे तो वो ग्लूकोज की एक्सट्रैक्शन उस तरह याद कर लें। और 20% ऑफ बॉडी ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन यूज करती है। यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है ना वो CSF को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बेशक पॉइंट्स लिखने CSF के साथ भी। सेरिब्रल ब्लड फ्लो को तो हमने पढ़ लिया कि 20% वो ऑक्सीजन यूज करती है। दूसरा, ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो 3.5 ml है, और ब्लड फ्लो 50 ml में से 5 है। ये थोड़े सा रट्टाफाई करने वाली चीज है, लेकिन CSF वाला हम थोड़ा सा कर लेते हैं तो उससे हम ना उसको कर लेते हैं। जो है वो हमारा बनता कैसे है, CSF बनता है लैटरल वेंट्रिकल्स के उसमें। ठीक है, कोराइड प्लेक्स है वो बन रहा होता है, लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, वहाँ इसकी अब्जॉर्प्शन फोर्थ वेंट्रिकल में ये बन रहा होता है CSF को राइट होते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्ब कहाँ पे होते हैं, अर्कनाइड ग्रैनुलेशन। ए फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ए फॉर द अर्कनाइड ग्रैनुलेशन। ठीक है, MCQs आता है कि CSF की एब्जॉर्प्शन किसमें होती है, ग्रैनुलेशन। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, ए फॉर अर्कनाइड ग्रैनुलेशन। और CSF ड्रेन किसमें होता है, D फॉर ड्रेन एंड D फॉर ड्यूरल वीनस साइनस। ठीक है, ड्यूरल वीनस साइनस में ड्रेन होता है। तो अगर एब्जॉर्प्शन हमेशा याद रखना है, अर्कनाइड ग्रैनुलेशन वो ड्रेनिंग की किसमें ड्रेन होता है, ड्यूरल वीनस साइनस में ड्रेन होता है। और किससे है, बनता है एपेंडाइमल सेल्स ऑफ द कोराइड प्लेक्सिस। CSF के C से कोराइड प्लेक्सिस से वो बन रहा होता है इटसेल्फ। ठीक है, वो में और एब्जॉर्ब हो रहा होता है अर्कनाइड ग्रैनुलेशन में, और ड्रेन होता है ड्यूरल वीनस साइनस। ठीक है, एक बात ये होगी। के बाद हमने देखना होता है कि उसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा याद करने वाली हैं कि प्रोडक्शन कितनी होती है। जहाँ पे ब्रेन 20% ऑफ बॉडी ऑक्सीजन यूज करता है ब्रेन, ठीक है, तो अपना फंक्शन करता है। इस तरह याद कर लो कि जहाँ पे ब्रेन 20% ऑफ बॉडी ऑक्सीजन यूज करता है अपने के लिए, तो उससे क्या होता है कि पर आवर पे CSF 20 ml। ठीक है, ब्रेन 20% ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहा है अपना फंक्शन करने के लिए बॉडी की। फिर क्या होता है कि CSF 20 ml पर आवर के, ठीक है, 20 ml पर आवर के हिसाब से बनता है 20% ऑक्सीजन। इस तरह करके याद कर लो इसको। फिर उसके बाद उसकी जो पर डे के हिसाब से होती है वो होती है वो 500 ml की, 450 की पर डे की। ठीक है, 20 ml के हिसाब से लगा लें। 20 इंटू अगर हम 24 पर आवर के हिसाब से 20 है ना, तो 20 इंटू 24 अगर हम करें तो वो 480 बन जाता है। तो याद रखना है कि 20 ml को आप याद कर लेंगे, और पर डे के हिसाब से 450 टू 500 ml पर डे के हिसाब से बनता है। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि CSF का हम प्रेशर कितना है। ठीक है, इसकी 2-3 वैल्यूज हैं अलग अलग।
इसमें क्या है कि 20-20-20 का ही रूल अभी चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे CSF 20 ml पर और के हिसाब की तरह जो मीटर ऑफ वाटर में प्रेशर 20 होता है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर में प्रेशर, ठीक है, ऑफ वाटर में प्रेशर होता है वो 10 to 20, और अगर मैं चली जाऊं सेंटीमीटर की बजाय mm जाऊं तो वो 60 to 1 चली जाएगी, ठीक है। एकदम से आपने 10 to 20 वाटर में पढ़ लिया कि CSF का प्रेशर होता है। अगर मैं mm ऑफ वाटर की बात करूंगी तो 60 to 150 mm ऑफ वाटर होता है CSF का प्रेशर। फिर उसके बाद 6 to 15 mmHg होता है। ये कैसे याद रखना है कि 10 to 20 सेंटीमीटर तो याद कर लिया, वो 20 ml के रूल से, ठीक है। उसके बाद 6 to 150 पहले याद कर लो या 6 to 15 याद कर लो, एक इनमें से पॉइंट याद कर लो। 6 to 15 अगर बात करेंगे तो mmHg लेंगे, ठीक है, और 60 to 150 में बात करनी है तो mm ऑफ वाटर। तो 60 to 150 में कैसे याद करना है कि mm ऑफ वाटर कैसे होगा, जैसे H2O का O होता है ना, तो वो 6 और 15 में हम अगर O ऐड करेंगे तो 60 और 150। ये बात समझ आई है किस तरह याद करना कि 6 to 15 mm ऑफ Hg को याद करो, और जब वाटर का mm ऑफ वाटर है तो 0 दोनों में ऐड कर दो, 60 और 150 में। तो का प्रेशर पूछे mm ऑफ वाटर में तो 60 और 150 बन जाएगा, और 0 की वजह से, वाटर के O की वजह से, ठीक है, 60 और 150 बन जाएगा। और अगर Hg में पूछेगा तो होगा, ठीक है। समझ आ गई है कि ये कुछ कुछ जो है ना वो है इसमें वैल्यूज हैं, थोड़ा सा रटाफाई भी करना पड़ता है, लेकिन एक दफा बस याद रख लो कि इस तरह 20 का रूल है मेन, वो कवर करके तो उसके वाटर एंड मर्करी करना, ठीक है। एक ही बंदे को समझ आई है या बाकी को भी आई है? नहीं आ रही तो फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोई बात, ठीक है, आ गई है, ओके ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएंगे CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? Ependymal cells of Diamond cell of fourth and lateral ventricle. यस, कोराइड एपिडेर्मल सेल फोर्थ एंड लेटरल वेंट्रिकल। और इसके अलावा CSF इज अब्सॉर्ब्ड Arachnoid. and drain into pleural venous sinus. Okay, what is CSF production per 20 ml per in percent uses oxygen 20%. 20%. What is the CSF pressure normally in water? 10 to 20. 10 to 20. 10 to 10 20 to 20, ठीक है, ओके फाइन, वेरी गुड। अच्छा इसके बाद एक और, बस एक और याद करने वाली है, CSS स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी का पूछता है बार दफा, ठीक है। CSF डेंसिटी में क्या है 1.0005, डेंसिटी का याद रखना है कि 1.0005 है, 1.0005, लेकिन जो ग्रेविटी है 1.00, ठीक है। ये दोनों चीजें भी बार दफा पूछी जाती हैं, तो इसमें याद रखना है कि जो 0005 है वो है डेंसिटी, वो वाटर के साथ काउंट की डेंसिटी, तो वाटर के O से ही याद कर लें कि जो डेंसिटी वाटर के साथ काउंट की जाती है उसके अंदर 0005 एक जीरो एक्स्ट्रा है, और ग्रेविटी है उसके अंदर 005 है, 1.005, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी याद रखनी है, ठीक हो गया, ओके सही है। कुछ पहुंच डिस्कस number 48, page number 889, the REM sleep is characterized by what? So loss of muscle tone, repeat है। 49, sweat gland and pyroreceptor muscles are D-cholinergic, postganglionic, sympathetic, repeat है। Question number 50, withdrawal reflex is caused by C, free nerve endings या तीन fibers के साथ जो बातते हैं वो इसके अंदर वो आ जाता है, ठीक है। और stretch is caused by mainly Golgi tendon. and stretch reflex mainly by Muscle spindle. okay fine। 51, neuroendocrine response involves
पार्ट ऑफ दी, तो हाइपोथैलेमस से न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ये हमने एंडो में भी पढ़ा था, ये एमसीक्यूज वहां पे भी आया था, ठीक है। 52 कुशिंग रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय, रिफ्लेक्स का ट्रायड क्या होता है? इंक्रीज्ड आईसीपी, हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। जी बता दें आईसीपी रेज होता है, जरा ये मैम इसका लॉजिक थोड़ा सा समझा दें। कुशिंग रिफ्लेक्स। अच्छा, ये कुशिंग रिफ्लेक्स जो कुछ हमारे पास आता है ना, इसका एक ट्रायड होता है। कुशिंग रिफ्लेक्स में होता क्या है कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, उसका जो ट्रायड है उसमें होता है इंट्रासेलुलर प्रेशर इंक्रीज करता है, तो उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन, ठीक है। जो हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जैसे आपको पता है बेरो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, बाकी सेंट्रल रिसेप्टर्स हैं, पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं। जब इंट्रासेलुलर प्रेशर इंक्रीज करेगा बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि जो प्रेशर है उसको ज्यादा करते हुए सिस्टम डिक्रीज करेगा डायस्टोलिक प्रेशर को, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि जो बेरो रिसेप्टर्स हैं वो भी सेंस कर लेते हैं जो बॉडी में प्रेशर या बॉडी में वाटर की कंटेंट वगैरह ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाइपरटेंशन जो कॉज वो कर रहा होता है ज्यादा प्रेशर, तो उससे क्या होता है फिर पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जाने लग जाता है, वो वाइडन बल्स प्रेशर जाता है, और इरेगुलर रेस्पिरेशन भी बास दफा इसी की वजह से आती है। तो ये रिफ्लेक्स एक पूरा चलता है, इसका एक मैं पिक्चर भी आप लोगों से शेयर कर दूंगी। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हुआ, वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो टू द ब्रेन वो कम हो जाता है, और सेंट्रल जो कीमो रिफ्लेक्स फायरिंग होती है वो ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह से क्या सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है। और फिर हाइपरटेंशन होने की वजह से बेरो रिसेप्टर फायर जब ज्यादा होता है, तो वो ब्रेडिकार्डिया करता है, ठीक है। ये एक पिक्चर है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। ये पूरा कुशिंग रिफ्लेक्स का पीछे से पूरा फिनोमेना चलता है, ठीक है। इसमें आईसीपी, ठीक है, वो मैं ग्रुप में आपको शेयर कर देती हूँ कि कुशिंग रिफ्लेक्स में ये सब कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, वो आप लोग बाद में कर लेना, लेकिन आईसीपी होती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी से, और फिर उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है, एंड दैट कॉजेज द ब्रेडिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 53, द सेंट्रल टेम्परेचर रेगुलेशन अकर्स इन व्हाट? तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेशन होती है। मीन टेम्परेचर रेगुलेशन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ऑप्टिक न्यूक्लियस होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 54, हार्मोन एग्जिस्ट रिलेशन बिटवीन द वेट एंड प्यूबर्टी। यहाँ चुके हैं लेफ्ट क्रिएट किया था लेप्टिन एंड गर्लिन। गर्लिन के चीज है दैट मेक्स यू जॉइंट ओबीज, एंड लेप्टिन दैट मेक्स यू लीन, ठीक है। एपेटाइट कम हो जाती है वेट और प्यूबर्टी के साथ, लेप्टिन का ज्यादा एसोसिएशन है देन ईस्ट्राडायोल, ठीक है। हैं पिछले लेक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 55, वॉमिटिंग सेंटर किधर लोकेटेड होता है? मेडल्ला में, ठीक है। तो ये वॉमिटिंग सेंटर्स के साथ एसोसिएशन है मेडल्ला में। बहुत सारे सेंटर्स जो आपको मोस्टली जो आपको सेंटर्स मिलेंगे, ठीक है, वो आपको मिलेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी के भी आपने पल्मो में भी सेंटर्स किए होंगे, वो भी मिलते हैं मेडल्ला के अंदर। रखने के जो भी ये सेंटर्स हैं ज्यादातर ये मेडल्ला में आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है 6, इचिंग इज कैरिड आउट बाय व्हाट? तो इचिंग के सी से इचिंग सी फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, which of the following receptors have no adaptation? तो पेन रिसेप्टर्स की कोई भी अडॉप्टेशन नहीं, पेन रिसेप्टर्स अडॉप्ट नहीं, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि अडॉप्टेशन के बगैर सिर्फ पेन रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो पेसिनियन रिसेप्टर्स हैं, पेरो विद द पैसेज ऑफ टाइम को सेंस करना होता है, हाई और लो दोनों, ठीक है, वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं विद द, ठीक है। पेन में सिर्फ पेन, जब ज्यादा पेन रिसेप्टर्स तभी एक्टिवेट होंगे, ठीक है। अडॉप्टेशन उसमें नहीं आती हैं। ऐसे नहीं है कि पेन कम होगी तब भी वो एक्टिवेट होंगे, पेन ज्यादा होगी तब भी, ऐसे नहीं होता, ठीक है। पेन के रिसेप्टर्स तभी एक्टिवेट होते हैं जब पेन आती है या नोसिसेप्टर्स या इतना वो पोटेंशियल आ जाए जिसमें पेन कॉज हो, टेम्परेचर चेंज हो जाए जिसमें पेन रिसेप्टर्स जैसा वर्क करने लगे। तो इसलिए ये याद रखना है कि उसमें क्या होगा कि पेन जो वाले होंगे वो कभी भी अपनी अडॉप्टेशंस को चेंज नहीं करते, ठीक है। बेरो रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर अडॉप्ट करते हैं अपने आप को,
क्वेश्चन नंबर 58, if the temperature of set point increase then what will be increased? एक क्वेश्चन में बढ़ जाएगा तो डिक्रीज क्या होगा? सेट पॉइंट स्वेटिंग, अगर बॉडी का सेट पॉइंट है रेशो एक इन्वायरमेंटल, अगर बढ़ जाएगा कि हमें स्वेटिंग नहीं होगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर पे जितना भी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाए तो बाहर का मुझे कोई स्वेटिंग होगी? No. ठीक है, तो इसी के साथ एसोसिएशन है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट जो है वो तो इंक्रीज क्या होगी? वो लिख रहे हैं इंक्रीज करेगा क्योंकि मैंने सेट पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है, तो वो बॉडी में जो है वो हीट प्रोडक्शन सेट पॉइंट तक पहुंच सकूं, ठीक है, कॉज होगी। अब मेरा अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है, मैंने सेट पॉइंट एक नॉर्मल पॉइंट आप है, ठीक, मैंने सेट पॉइंट तक पहुंचना है तो मेरी बॉडी शिवरिंग क्रिएट करेगी, और शिवरिंग से हीट प्रोडक्शन बॉडी किस है? हीट प्रोडक्शन में बॉडी किसके थ्रू एक्शन कर? NP. पोस्टीरियर है। वेरी गुड, posterior hypothalamus। क्वेश्चन नंबर 59, बाइपोलर सेल्स फाउंड इन व्हाट? तो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन, ठीक है, इस तरह याद करना है। दो दो, दो कान हैं, दे हैव द olfactory and the retina and the cochlea, ठीक है, और नाक के भी आपके आंखों के नाक के और कान के, ठीक है, ये तीनों चीजें, दो नॉस्ट्रल्स हैं, दो आंखें हैं, दे हैव द बाइपोलर, ठीक है, बाइपोलर। स्पाइनल गैंग्लिया का सूडो यूनिपोलर है। सूडो क्यों है? नर्व से याद रखना है, वो मिक्स नर्व होती हैं। स्पाइनल नर्व क्या होती है? मिक्स होती हैं। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्शन मिक्स नर्व्स होती हैं बात, तो उसके अंदर क्या है? स्पाइनल गैंग्लिया यूनिपोलर। और जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल एक मसल होता है, ठीक है, एक एक मसल होता है, उसने अपना अपना एक्शन करना है, तो वो कौन सा है? वो उसके अंदर डिफरेंट फाइबर्स होते हैं मसल्स के अंदर, ठीक है, वो मिल मिला के एक पूरा मसल बनाते हैं, इसलिए वो मल्टीपोलर है, ठीक है। तो इस तरह याद कर लेना कि ऑल्फैक्टरी पोलर है, स्केलेटल मसल में डिफरेंट फाइबर्स हैं, वो मिलके एक मसल बनाते हैं, क्यों वो मल्टीपोलर है। और स्पाइनल नर्व से के वो मिक्स नर्व्स होती हैं, उसके अंदर दोनों टाइप्स होते हैं, इसलिए वो सूडो यूनिपोलर है। क्वेश्चन नंबर 60, मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन व्हाइट मैटर ऑफ सीएनएस आर? तो जो सीएनएस की अगर बात करेगा तो सीएनएस नहीं, बाइपोलर उसके अंदर जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था? अच्छा, आवाज बीच में। उसके अंदर बाइपोलर सेल्स आते हैं। जो एपिथेलियम है वो हम नहीं, एपिथेलियम हम बाद में करेंगे, एपिथेलियम हम हिस्टो में करेंगे, एपिथेलियम्स के बारे में। वो हिस्टो वो समथिंग एल्स है। बाइपोलर सेल के नर्व सिग्नल्स वगैरह लेके जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, के साथ तो हम एपिथेलियम हम बाद में करेंगे, ठीक है। कौन सी एपिथेलियम होती है? वो स्क्वेमस होती है। नहीं, ये जो ये क्या है कि इनके डिफरेंट न्यूरॉन सिग्नलिंग के लिए, ठीक है, जैसे आपने को बताया कि एक डेंड्राइट एक एक्सॉन होता है, ठीक है, तो ये वो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द व्हाइट मैटर ऑफ सीएनएस आर व्हाट? तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स आर बोथ ग्लायल सेल्स होते हैं, लेकिन जो व्हाइट मैटर के अंदर आपको मिलेंगे वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो ये सिर्फ ये पूछे कि ग्लायल सेल्स कौन से सबसे ज्यादा हैं, तो वो एस्ट्रोसाइट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। ग्लायल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स का जो होता है ना बहुत स्पोर्टिंग फंक्शन होता है, ठीक है, स्पोर्टिंग फंक्शन होता है। ये माइक्रोग्लायल सेल जो हमने पढ़े हैं जैसे इंफेक्शंस वगैरह में, तो एस्ट्रोसाइट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट्स जो हैं वो मेनली ग्लायल सेल्स मेमोरिस अगर बात की जाएगी, लेकिन अगर स्पेसिफिकली ओवर सेल्स वाइट कर दी जाए तो व्हाइट मैटर में आपके पास डेंड्रोसाइट्स, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हम
उसकी लेयरिंग भी होती है, ठीक है। तो ओलिगो सीएनएस से याद रखना कि व्हाइट मैटर में ओलिगो आप पढ़ेंगे, और अगर व्हाइट मैटर में की बात की जाए तो वो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, और ग्रे मैटर के अंदर अगर बात की जाए तो वो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ग्रे मैटर से जीपी से याद से बहुत जगह पे जीपी शिप की तरह हम पढ़ते हैं निमोनिक्स, जीपी से याद रख लें कि ग्रे मैटर में क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स जीपीज हैं वो, और जो व्हाइट मैटर है उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। और ओवरऑल अगर बात करेंगे ग्लायल सेल्स की तो एस्ट्रोसाइट्स आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। 61 नॉट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन एडेनोम मेडुला, तो ये डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम कुछ जगह निकोटिनिक और मस्कुरेनिक, ये निकोटिनिक कोलिनर्जिक और मस्कुरेनिक कोलिनर्जिक किसकी टाइप्स हैं? एसिटाइल कोलिन हाँ, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की दो टाइप्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, कल हमने एक पिक्चर में भी देखा था, जो उसके प्री गैंग्लियंस में ज्यादातर पड़े हुए थे वो निकोटिनिक थे, और एंड के लेवल पे हमने मस्कुरेनिक M1 M2 M3 देखे थे, ठीक है। तो निकोटिनिक जो ये सिर्फ पैरासिम्पथेटिक नहीं हो सकते, जो भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो आपको गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक भी कोलिनर्जिक हैं। तो जो प्री गैंग मोस्टली हैं वो निकोटिनिक हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक में मस्कुरेनिक आते हैं, ठीक है। और पोस्ट गैंग्लियोनिक आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक हैं, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है वो स्वेट ग्लैंड की। तो याद रखना कि जो मस्कुरेनिक आते हैं वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में ही आ रहे होते हैं, ठीक है, और वो पोस्ट के साथ है। अच्छा 62 ये बात की कि वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नहीं है, वो दोनों के साथ हो सकते हैं, बस वो कोलिनर्जिक है। 62 को sympathetic cholinergic discharge occurrence repeat as sweat gland। 63 which of the following occur due to sympathetic stimulation, कल आप लोग कर चुके हैं, bronchodilation होती है sympathetic stimulation से। क्वेश्चन नंबर 64 टेस्ट पाथवे रिले, ये समझ है पाने की जरूरत तो नहीं कि सिंपैथेटिक क्या होते हैं बॉडी में? नो मैम, ठीक है, कल कर लिया था, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 64 स्टेटस थैलेमस का न्यूक्लियस है, ठीक है, कि वहां पे जो है ये टेस्ट पाथवेज रिले करते हैं, होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। जो भी रिले सेंटर्स हैं मल्टीपल वो थैलेमस में होते हैं, और नर्व पड़ी थी जिसका रिले सेंटर नहीं होता थैलेमस में, वो सीधी ब्रेन में जाती है। हमने एक होती है ऑल्फैक्टरी जिसका थैलेमस में रिले डायरेक्ट ब्रेन में जा रही है वो, और जो ऑल्फैक्टरी क्या कर जो रिले है वो का, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। अगर कि ऐसी नर्व का बताएं जो डायरेक्ट जो है वो अपने सिग्नल्स कैरिड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ब्रेन तक लेके जाती है अपनी इंफॉर्मेशन एफरेंट फाइबर से। तो आपको पता है जो प्यूपिलरी राइट रिएक्शन होता है उसके अंदर एफरेंट फाइबर्स कौन सी लेके जाती है? Optic. Optic nerve. So optic nerve is the only nerve that carries its afferent fibers to the brain for the signaling in the pupillary light reaction, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी बात करें कि the nerve which don't have any relay center in thalamus, that is the olfactory nerve, जो नाक वाली है, ठीक है, olfactory nerve 1, cranial nerve 1, ठीक है। कि बहुत सारे सिम्टम जिसमें आप कह लो कि टेस्ट होता है, इमोशंस होता है, ये थैलेमस में रिले सेंटर इनके होते हैं, वहां पे सिनेप्सिस होती है। तो ये हम न्यूरो डिस्कस करेंगे, ठीक है। डार्कनेस, मेलाटोनिन इज द हार्मोन डार्कनेस, बट व्हाट मेलाटोनिन अगर डार्कनेस में है तो ये किसको इनहिबिट करता है? GnRH. GnRH गोनाडोट्रोपिन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। और अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्यादा Cortisol. ठीक है। के अलावा जो ड्यूरिंग द नाइट हमारे पास की हो रही होती है वो क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की। क्वेश्चन नंबर 66 रिसेप्टर्स व्हाट, तो जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं उनके होते हैं, और जो स्मॉल के
ये के रिसेप्टर्स हैं। डीसीएमएल को हम कल भी थोड़ा सा डिस्कस करने लगे थे। ये डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस है। इसके अंदर स्मॉल रिसेप्टिव टच वाइब्रेशन ये इसके थ्रू आता है। ठीक है, ये एक जो है वो असेंडिंग पाथवे है जो प्रोप्रियोसेप्शन को वाइब्रेशन को और ये जो पाथवेज हैं इसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, डोर्सल कॉलम आपकी बॉडी में प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको अभी इसी तरह ही बस याद रख लें कि जो स्मॉल रिसेप्टिव फील्ड्स हैं वो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस के हैं और जो लार्ज हैं वो इंफीरियर कॉर्पस्कल्स के भी लिखे हुए हैं, थर्मोरिसेप्टर्स के भी लिखे हुए हैं, लेकिन लॉन्ग हैं वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स हैं। तो ये ट्रैक्स के अंदर जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है और एक होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो उसको थोड़ा सा निमोनिक यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा, जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है उसका निमोनिक है पटेला। ठीक, और जो है हम डिस्कस करते हैं। एक मिनट मुझे रो आती है देखने में। अच्छा, जो लैटरल ट्रैक है उसमें पटेला, जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक का पटेला है उसके अंदर आता है हमारे पास PA फॉर द पेन एंड पटेला का TE फॉर द टेम्परेचर। ये वो पाथवेज हैं जो असेंडिंग पाथ सिग्नलिंग को ऊपर लेके जा रहे होते हैं। असेंडिंग हमारे पास डोर्सल कॉलम मीडियल ट्रैक आता है DCML। ठीक है, डोर्सल कॉलम ट्रैक जिसे हम कहते हैं या पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक भी। ठीक है, उसके अंदर क्या आता है प्रोप्रियोसेप्शन। पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक की वजह से इसके नाम में प्रोप्रियोसेप्शन, प्रेशर, वाइब्रेशन ये सब हो जाता है। लेकिन जो लैटरल और एंटीरियर ये भी असेंडिंग पाथवेज रखना, ये भी असेंडिंग। और ये क्या करता है लैटरल का पटेला के नाम से है, पेन एंड टेम्परेचर इन द लैटरल स्पाइनल थैलेमिक। एंटी ट्रैक का उसी तरह ही AC के साथ है। का अब बहुत जगह AC के साथ जो भी क्रूड टच और क्रूड प्रेशर हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का। ये समझ आई है इस बात की? ये आप रफी में भी अभी आपके रफी के 2-4 पॉइंट्स हैं ना, ये जब आगे आप रफी करेंगे ना तो उसके अंदर आपको ये फर्दर भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखें जो सेंडिंग पाथवे हमारे पास 3 है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक विद द एयर के अंदर क्रूड टच और क्रूड प्रेशर आता है, और थैलेमिक ट्रैक जिसके निमोनिक से पेन एंड। ठीक है, और जो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास 2 ट्रैक्स होते हैं, दैट इज द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। उसके नाम से पता चल रहा है कि ये कॉर्टेक्स स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। जो ऊपर हमने पढ़े थे वो क्या पढ़े, स्पाइन ट्रैक। वो पता चल रहा है कि स्पाइन की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो इसलिए है। और जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये वॉल्यूंटरी मोटर कंट्रोल के साथ होते हैं और ये डिसेंडिंग ट्रैक होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा लिया कि लॉन्ग रिसेप्टर फील्ड्स हैं या थर्मो रिसेप्टर हैं, जिस टेम्परेचर हमने पढ़ा है ना लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो इसमें वही है कि अगर लॉन्ग रिसेप्टर फील्ड की बात करेगा और थर्मो रिसेप्टर या पेन की बात करेगा या टेम्परेचर की बात करेगा या क्रूड टच या टेम्परेचर की बात करेगा, तो उसके अंदर लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड्स, ठीक है, वो लंबी लंबी होंगी जो ऊपर से नीचे स्पाइनल कॉर्ड की जो स्पाइनल जा रही होंगी। ठीक है, और अगर स्मॉल रिसेप्टिव फील्ड की बात करेगा तो उसके अंदर DCML आ जाएगा। ठीक है, उसके फंक्शंस बहुत थोड़े हैं DCML के, कि वो सिर्फ प्रेशर और वाइब्रेशन को थोड़े थोड़े कामों के लिए वो सेंस करता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये कल हम थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से ब्लड फ्लो भी वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, 68 न्यूरो हाइपोफिजिस कंटेन्स सेक्रेटरी ग्रैन्युल्स स्टोर्ड इन, ये हमने पहले भी एक दफा किया था। अगर वो स्टोर्ड इन की बात करेगा तो वो नर्व एंडिंग्स की बात करेगा, और सिक्रीट अगर वो, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है जो मैंने आपको पढ़ाया था के साथ पढ़ाया था पिट्यूटरी। ठीक है, तो अगर सिक्रीटेड की बात करेगा तो नर्व एंडिंग की बात करेगा, स्टोर्ड इन की बात करेगा तो पिट्यूसाइड्स की बात करेगा। ठीक है, यहाँ पे बुक में अगर
किसी के पास है थोड़ा सा फर्क तो इसके अंदर याद रखना, ठीक है। वहां से रिलीज होते हैं नर्व पीटियोसाइट्स, ये पीटियोसाइट्स के साथ है जो स्टोर्ड इन secreted बाय द एंडिंग होते हैं और होते हैं पीटियो बी, ये सही कर लें। एंडिंग्स stored in sorry फिर मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, सॉरी, stored in pituitary endings। ये थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, बुक में भी क्वेश्चन नंबर 69 एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएनएस अकर्स बाय द आर्कनाइट जनरेशन, वही दोबारा से ठीक। सीएसएफ डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा इन डिक्रीज। अच्छा अब ये बात करने वाली यहाँ पे है कि सीएसएफ में क्या ज्यादा होता है क्या कम होता है। जो एमसीक्यूज हमारे पास ज्यादातर आएंगे वो सीएसएफ के कमी की आएंगे, कम क्या है, ठीक है। ज्यादा के एमसीक्यूज एसके में अभी तक जितनी भी एसके सीरीज आई हैं उसमें, या फिर जो ये डबल ए की आप सीरीज ये कंप्लीट करेंगे इसके अंदर मैंने ज्यादा नहीं, हाँ स्टोर्ड इन पीटियोसाइट्स एंड सिक्रेटेड बाय द नर्व एंडिंग। अच्छा जो ये जो सीरीज है इनके अंदर पूछा जाता है कि सीएसएफ में कम क्या है। सीएसएफ में ज्यादा वो प्रोटीन कम होती है ग्लूकोज से, ठीक है, प्रोटीन मोर लो देन ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वही जीपी का निमोनिक याद कर लें, जीपी की पे भी कम होती है। तो फ्रॉम द प्लाज्मा अदर्स के साथ अगर हम डिफरेंशिएट करें जीपी पे कम है तो उसके साथ के अंदर क्या है ग्लूकोज और प्रोटीन कम होती है। लेकिन अगर प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों ऑप्शन में हो तो हम प्रोटीन को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो ज्यादा कम होती है देन ग्लूकोज इन द सीएसएफ। और इक्वल क्या होता है, सोडियम इक्वल होता है दोनों में, ठीक है। जो हाई क्या होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो रटे है इसके अंदर कि जो अगर हम प्लाज्मा डिफरेंशिएट करना है सीएसएफ में कम क्या ग्लूकोज और प्रोटीन, ठीक है, चाहिए होती हैं फॉर द फंक्शनिंग, लेकिन उसके अंदर प्लाज्मा के हिसाब से ग्लूकोज कम होती है और ज्यादा क्या होता है मैग्नीशियम ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम ज्यादा हो जाता है सीएसएफ के अंदर, ठीक है। एंड विट्रस ट्यूमर इज ऑफ व्हाट, तो जो आंख के अंदर होता है उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, थिक वाटर कंटेंट होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है वो वीक होता जाता है और थिन होता जाता है। ना याद करें जो वाटर कंटेंट होता है पीछे फ्लूइड ट्यूमर होता है और उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 72 रिपीट है, एस्ट्रोसाइट्स आर ग्रे, तो जीपी के उससे हमने याद किया था ग्रे मैटर में क्या है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, बेसल गैंग्लिया रिलीज क्या करता है गैबा को रिलीज करता है, ये रिपीट है। 74 डेंसिटी ऑफ सीएसएफ का पूछा हुआ है तो ये रिपीट है, डेंसिटी वाटर डबल 0005 हो जाएगा। 75 रेस्पिरेटरी सेंटर किधर प्रेजेंट है मेडल्ला में, तो मैंने आपको बोला कि पल्मों में भी आपने पढ़ा होगा क्या, हाँ? अच्छा ठीक है तो respiratory center is present in medulla and vomiting center is present in where, vomiting center मेड्यूला। हाँ, तो जितने पढ़ेंगे वो मेडुला के अंदर ही मेजर सेंटर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 76 हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स इज एक्टिवेटेड बाय स्ट्रेस रिसेप्टर। हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स में होता क्या है कि जो लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जो लंग्स बाय इंफ्लेमेशन ऑफ लंग, जो इंस्पायरेशन के दौरान अगर इंफ्लेमेशन में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं उसकी वजह से रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी लंग्स होती है तो उसमें स्ट्रेच होते हैं जिसकी वजह से हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। क्वेश्चन नंबर 77 रिपीट है, इसके अंदर जो है वो स्टिमुलेशन का पूछा हुआ है, इनिशियल रेजिस्टेंस देन फ्लेक्स बाय द मैकेनिज्म, तो इनवर्स माइटोटिक, तो मैंने बोला था कि जो इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है उसके अंदर गोल्जी टेंडन भी होता है और फ्लेक्सर मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इनवर्स माइटोटिक रिफ्लेक्स जो है वो
फ्लेक्सर मसल्स की अगर वो बात करेगा तब भी हमने इनवर्स चेस्ट रिफ्लेक्स की तरफ बात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, स्लो पेन ट्रांसमिशन इज व्हाट बाय सी फाइबर एंड स्लो पेन का क्या है न्यूरोट्रांसमीटर? सब्सटेंस पी, सब्सटेंस पी एंड फास्ट पेन का ग्लूटामेट। ग्लूटामेट, एग्जैक्टली। ठीक है, वो तो नहीं एग्जॉस्ट तो नहीं हो गए आज फिर ये सीएन करने वाला, समझ आ रही है? ठीक है, ओके ओके। नंबर 79, person sitting in well ventilated room having sweating and tachycardia most likely is due to। अब क्योंकि वो कर रहा और वेल वेंटिलेटेड रूम है भाई, अच्छी खासी हवा भी आ रही है, सारा कुछ है, तो हीट एग्जॉस्ट हो सकती, एक्सरसाइज भी कर नहीं रहा तो एक्सरसाइज कैसे आ जाएगा, तो उसको कोई मेंटल स्ट्रेस है। क्वेश्चन नंबर 80, erection and decreased muscle tone occur in what? तो ये हम पढ़ चुके हैं, रिपीट है, REM sleep, loss of muscle movement, REM sleep, repeat है, which nerve fibers carries the touch and pressure sensation? तो A बीटा फाइबर। अगर A बीटा की ऑप्शन ना हो और B फाइबर तो फिर बीटा को चूज करें। क्वेश्चन नंबर 82, पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन द REM sleep is reticular formation। पार्ट जो होता है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन, लोकस सिरोलियस, exactly locus ceruleus। Question, each type of the nerve fiber has fast speed same। जो अल्फा फाइबर्स होते हैं इनकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड फाइबर्स पूछेंगे तो फिर वो ए चेंज डेल्टा। होता है, लेकिन अगर स्पीड का पूछेंगे तो अल्फा फाइबर्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर, टिश्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम व्हाट? तो जो लेयर होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म की जो लेयर होती है इसके अंदर से कनेक्ट होते हैं, भी करेंगे इसको डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 8, फीडिंग सेंटर इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की कल सेंटर्स पढ़ चुके हैं आप न्यूरो में? नहीं, वो आगे, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ना मल्टीपल सेंटर्स हैं, यहाँ पे हमने सेंटर्स में ये जो हमने पढ़े थे न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस के, अब याद है हमने एंडो में भी पढ़े थे हाइपोथैलेमस, वो किस लिए हमने पढ़े थे? किसी को याद है? किसी स्टूडेंट को कोई बता दे तो। आए हमने वो सटिएटी और सेटाइटी और वो तो न्यूक्लियाई हमने पढ़े में, एंडो में रिलेटेड है ऑक्सीटॉक्सिन और एडीएच के साथ। सुप्रा ऑप्टिक और हाँ जी, पैरावेंट्रिकुलर, लेटरल। हाँ, वो जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई था वो एडीएच के साथ था, ये भी का न्यूक्लियाई होता है, और पैरा न्यूक्लियाई ऑक्सीटॉक्सिन के साथ है, वो भी हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियाई होता है। फिर न्यूक्लियाई जो हाइपोथैलेमस लैटरल न्यूक्लियाई, एक होता है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, ये हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। जो लैटरल न्यूक्लियाई ये हंगर के साथ एसोसिएट भूख लगने के साथ, ठीक है, और जो वेंट्रोमीडियल है ये एपिटाइट के साथ एसोसिएट, तो इनहिबिट कर देता है एपिटाइट को, ठीक है, वो के साथ होता है। तो जो हंगर और सेटाइटी सेंटर है इसके अंदर दो हैं, हंगर के लिए क्या है? लैटरल है। लैटरल से कैसे याद रखना है? लैटरल मेक्स यू लीन, अगर लैटरल अफेक्ट होगा तो ये आपको लीन कर देगा, जैसे लेप्टिन मेक्स यू लीन है ना, वैसे ही लैटरल, अगर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस दैट मेक्स यू लीन, लैटरल मेक्स यू लीन इफ इट इज अफेक्टेड, ये याद रखना है। नॉर्मली लैटरल हंगर के साथ एसोसिएटेड है और मतलब कि गेनिंग में होता है, ठीक है। और अगर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस का पूछे, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस दैट इन इसके अंदर क्या होता है कि ये वेंट्रोमीडियल मैथ, ऐसे याद रखना है कि अगर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस अफेक्ट होगा तो आप मैसिव हो जाएंगे, क्योंकि ये एपिटाइट को नॉर्मली कम करता है। अगर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस अफेक्ट हो जाएगा तो की एपिटाइट जो है वो कम नहीं होगी और आपको भूख ज्यादा लगेगी और आपका वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। तो लैटरल मेक्स यू लीन एंड वेंट्रोमीडियल मेक्स यू व्हाट? मैसिव, ठीक है, होगी। फिर उसके बाद हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर, दो और न्यूक्लियस यही हैं, जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो हमने
कोल्ड के साथ की है, और पोस्टीरियर हमने जो की है वो हीट की जनरेशन के साथ की है। ठीक है, तो ये सारे न्यूक्लियस है। दो हमने न्यूक्लियस, दो, और एक है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो कि किरकैडियम रिदम के साथ है, जो कि नाइट रिदम के साथ है। ठीक है, तो टोटल इसके जो न्यूक्लियस हो गए वो 6 न्यूक्लियस हैं। 6-7 न्यूक्लियस हमने मीडियल न्यूक्लियस भी किया, एंटीरियर पोस्टीरियर न्यूक्लियस भी किया, सुप्रा ऑप्टिक, पैरावेंट्रिकल एंड सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस भी किया। ठीक है, तो के न्यूक्लियस हैं जो ये सब फंक्शंस करते हैं। अगर डैमेज होगा तो निमोनिक्स क्या है, लैटरल मेक्स यू लीन डैमेज, और अगर डैमेज होगा वेंट्रोमीडियल का तो वेंट्रोमीडियल मेक्स यू मैसिव। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये भी डिस्कस हो गया कि सटाइटी और फीडिंग सेंटर कहाँ लोकेटेड है, हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज ट्रू अबाउट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एसिटाइलकोलिन होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स नॉरएपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन होते हैं। ठीक है। 87, myelin sheath in CNS is formed by oligodendrocytes and myelin sheath in PNS is formed by श्वान Schwann सेल का निमोनिक उन्होंने भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये याद रखना है, आप सपोज करें कि एक जो है वो हमने जैसे इसको याद किया था, उसके अंदर ये था कि सपोज कर लें कि एक बंदा बना हुआ है। ठीक है, एक बंदा है जिसके हाथ बाहर निकाले हुए हैं और 4-4 उसकी उंगलियां हैं। ठीक है, तो पीएनएस के साथ पी से पेरिफेरल याद करके 4 महीने लगते हैं फॉर द माइलिनेशन, 4 months फॉर द पीएनएस माइलिनेशन। ठीक है, पेरिफेरी में उसकी 4-4, अगर बंदा सीधा खड़ा हुआ है खोल के, ठीक है, और उसकी हम अंगूठे को नहीं गिन रहे। ठीक है, हम कह रहे हैं उसकी 4 उंगलियां हैं, तो पेरिफेरी में क्या है, उस पेरिफेरल में उसके पास पीएनएस चला जाएगा और पी फॉर द पेरिफेरल करेंगे 4 months। सीएनएस के लिए 6 months चाहिए होते हैं। सीएनएस के एस से याद रखना है कि 6 months। ठीक है, तो ये याद रखना है। फॉर इन व्हाट पेरिफेरल। पीएनएस पेरिफेरल, बंदा खड़ा हुआ है, हेलो, के आप सपोज करो कि उसने अपने उंगलियां खोल के और पाउंड ऐसे खोल के खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको पेरिफेरी में, उसके बॉडी की पेरिफेरी में उसके हाथ आएंगे और पाँव आएंगे, 4-4 उंगली। पी फॉर द पेरिफेरल एंड पी विद द पीएनएस याद रखना है कि उसके 4 months, और सी विद द सीएनएस के एस से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू, तो ब्लड फ्लो क्या है कि साइड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसके साथ इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, जब भी अगर जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं, आप वो बात ठीक है कि वो सेंस करते हैं, लेकिन हाइपोक्सिया में वो बता रहा है कि ऑक्सीजन कम है। हाइपोक्सिया टर्मिनोलॉजी ही यूज की जाती है जब ऑक्सीजन कम हो, जब नहीं हो रही है, ठीक है, टिश्यू को नहीं मिल रही है, ठीक है, तभी हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी और ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है बाय एक्टिवेटिंग द रिसेप्टर्स। ठीक है, समझ आ गई इस क्वेश्चन की कि वो उसने कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं चूज किया। ठीक है, अब क्वेश्चन एंड सेंटर कैनाल इज लाइंड बाय व्हाट, तो लाइनिंग किससे होती है, एपेंडाइमल सेल से। 90 रिपीट है, फास्ट प्रिंट फाइबर्स आर व्हाट, 1 भी रिपीट है, अपडेट ऑब्जेक्ट पे वो टच किया है उसने, तो मल्टी साइनेप्टिक है। ठीक है, तो सारी वो मैंने आपको बोला डिफरेंट उंगलियों में डिफरेंट मल्टी साइनेप्टिक नोसिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, ये 94 भी रिपीट है, 95 करते हैं। माइलिन शीट डैमेज व्हाट इफेक्ट अकर्स, तो जब भी माइलिन शीट डैमेज हो जाएगी, भले वो एक्सॉन्स के ऊपर जब भी माइलिन शीट डैमेज होगी तो रेजिस्टेंस ऑफ नोडल और इनोडल वो ज्यादा हो जाती है, रेजिस्टेंट। ठीक है, अगर माइलिन शीट होगी तो उसको क्या कहते हैं, उस कंडक्शन को सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है। जब माइलिन शीट नहीं होती तो रेजिस्टेंट बढ़ जाती है नोड्स एंड इंटरनोड्स पे। सेरेब्रल ब्लड फ्लो इन विच कंडीशन, तो मेंटल एक्टिव होगा जब, तो ब्लड फ्लो सेरेब्रल एक्टिव जो है वो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। 97 का पूछा हुआ है। 98 रिफ्लेक्सेस कॉज्ड बाय नॉक्शियस स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलाई होता है फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस तब
अच्छा, ब्लड फ्लो, हाइपरटेंशन नहीं। जब इन ब्लड फ्लो की बात करें, इन विच कंडीशन है, तो हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो के इनके अंदर भी हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय के ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ब्लड फ्लो और थोड़ा फर्क है, ठीक है। हाइपरटेंशन आपको पता है कि जब वेजल्स विद द ब्लड वो ज्यादा इंक्रीज हाइपरटेंशन की तरफ आ जाती है, ठीक है। जब आप बीपी भी चेक करते हैं तो वो आप तब हाइपरटेंशन को एलिमिनेट करते हैं ना, कि आपका बीपी इतना रह रहा है, पेशेंट को कह रहा है। तो फिर क्या होता है कि वो फ्लूइड इन द ब्लड ज्यादा होने की वजह से, या कह लो कि वाटर कंटेंट जब ज्यादा हो रहा होता है उसके अंदर जो है वो वेसल्स पे जो प्रेशर बाय द ब्लड है वो ज्यादा लगता है, मेन उसका ये होता है, ठीक है। और जब वो प्रेशर ज्यादा लगता है तो उसके अंदर क्या होता है कि बेरोरिसेप्टर्स पे एक्टिवेट होते हैं टू डिक्रीज दैट प्रेशर, कोई भी वेन जो है वो डैमेज ना हो जाए। और क्या टेंशन के चीज, अगर हाइपरटेंसिव एक पेशेंट रहता है तो हम क्या क्या हमारे पास आ जाते हैं सिम्टम, बात करें तो हार्ट फेलियर के अलावा बात करें, स्ट्रोक, एमआई। हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं स्ट्रोक से एमआई? जिसने मैं हाइपरटेंशन का क्वेश्चन पूछा था वही बताएं, एमआई स्ट्रोक क्यों होता है? जी सॉरी, वेसल्स, वेसल्स जो हैं वो उनके डैमेज शुरू हो जाए सेरिब्रल ब्लड फ्लो के साथ, टेंशन की उसके अंदर ज्यादा हमारे पास वेसल्स का प्रेशर ज्यादा अफेक्ट हमने कर रहा होता है, जिसकी वजह से बेरो रिसेप्टर्स तो उस स्ट्रेच प्रेशर की वजह से और फिर वो कम करते हैं, ठीक है। तो ब्लड फ्लो टू द ब्रेन में ज्यादा होगा। नॉर्मल हम बात कर रहे हैं। 98 फ्लेक्सर रिफ्लेक्स जिसने पूछा मल्टी साइनेप्टिक है, जी मल्टी साइनेप्टिक है, नोसिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड होता है। मोनोसाइनेप्टिक कौन सा होता है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स इज व्हाट? बायसाइनेप्टिक। ईगोडोम रिसेप्टर्स इज द कलेक्शन ऑफ, बस मर्कल डिस्क में ईगोडोम्स रिसेप्टर्स होते हैं। पास ऑफ एमसीक्यू इस तरह ही आया है, इसको रेक्टिफाई कर उन्होंने ईगोडोम रखा हुआ है कि मर्कल डिस्क में जो है ना उनके अंदर ईगोस बहुत ज्यादा है, ठीक है। शुरू शुरू में होता था, पुरानी बात है, जब कभी वो वीसीआर वगैरह हुआ करते थे तो लोगों के पास डिस्क नहीं होती थी, तो वो जो जिसके पास डिस्क होती थी वो बड़ी बात समझी जाती थी, जी सीडीज जिनके पास होती, ठीक है, तो सीडीज नहीं होती थी। तो उस तरह याद कर सकते हैं कि जिनके पास पहले सीडीज जिनके पास होती थी वो मरकर डिस्क वाले हैं, जिनके पास डिस्क होती थी उनके अंदर ईगो बहुत होती थी, तो ईगो डोम रिसेप्टर्स इन मर्कल डिस्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, बड़े लोग, हाँ जी वो बड़े लोग ही होते थे जिनके पास तब वो सीडीज हुआ करती थी, तब वीसीआर का जमाना था, बहुत पहले, हमने भी बचपन में देखे हुए। 100, मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ द ब्रेन इज द ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेन, ठीक है। मसल स्पिंडल्स एक्ट थ्रू व्हाट? अल्फा मोटर न्यूरॉन्स फॉर द मसल स्पिंडल्स एंड गामा फॉर द गोल्गी टेंडन मेनली। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अगर डैमेज डिजीज बताएं जी, एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडीज आ जाती हैं। या टीनिया। Myasthenia gravis, 103 बीटा इफेक्ट इज व्हाट? तो बीटा 2 क्या करता है? ब्रोंको डायलेशन। और B1 की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन। नहीं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, इंक्रीज हार्ट रेट याद रखना है। बी हार्ट के लिए है, ठीक है। और बीटा 2 ये सिंपैथेटिक ही है जो ब्रोंको डायलेशन करता है, ठीक है। ये कल आप सिंपैथेटिक के साथ पढ़ चुके हैं। 104 मोल्ड इज व्हाट? है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो शिवरिंग स्टार्ट होगी। 105 सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल प्रेशर, तो जब ड्यूरा इज ओपन, जब दिमाग ही खुल गया, ठीक है, उसके बाद अब वो बिल्कुल कह लो कि ओपन हो गया है, अब उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा, ठीक है। तो तब जो है वो जब हम
अपनी तरफ से वो पूरा वो दिया हुआ है, लेकिन इसको वैसे समझने के लिए जब ड्यूरा मैटर ही ओपन हो गया तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। जब वो ओपन हो गया तो इंट्राक्रेनियल कोई प्रेशर रहा ही नहीं अब, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर वैसे ही माइनस आउट हो जाएगा और जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो मीन आर्टेरियल प्रेशर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये जो है पॉइंट के सीपीपी इज इक्वल आईसीपी। तो जब ड्यूरा मैटर ओपन हो गया तो आईसीपी का तो कोई ही नहीं रहा, वो वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया और वो फिर पीछे मैप के इक्वल हो गया। सीएसएफ प्रेशर ऑफ वाटर यहाँ, ठीक है, 60 mm ऑफ मरकरी के अंदर जो है वो mm ऑफ वाटर के अंदर क्या है 60 mm। सीएसएफ प्रेशर ऑफ वाटर लिखा हुआ है और 60 mm लिखा हुआ है, तो 60 to 150 mm of water is what CSF pressure और 6 to 15 mm of मरकरी के अंदर आ। पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर की बात करूं तो 10-20 10-20 सेंटीमीटर। नोसिसेप्टर्स इज लोकेटेड इन सी, मेनिंजेस के अंदर होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये माइग्रेन वगैरह भी इसके साथ ही नोसिसेप्टर्स की वजह से मेनिंजेस में होते हैं। 108 CSF कंपोजिशन, तो ग्लूकोज लोअर as compared to plasma। 109 specific gravity का पूछा। 110 nerve metabolism is blocked, cyanide होती है, cyanide मेटाबॉलिज्म ब्लॉक होती है, ठीक है। साइनाइड पॉइजन एक्ट करती है, उसकी मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करती है, उसके फंक्शंस पे एक्ट करती है। 111 108 वाले रिपीट कर दी, इसमें हम प्रोटीन, अच्छा ठीक है प्रोटीन हाँ है। प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 111 एंड 112 भी रिपीट है। 113 by which of the following, तो पिगमेंटेशन। अगर हम पिगमेंट की बात करेंगे तो किसकी बात या मेलानिन की? मेलानिन। मेलानिन की। अच्छा, अगर नॉर्मल बॉडी के पिगमेंट में पूछूं दैट इज प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन सिस्टम से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो की बात। लाइपोफ्यूजन। हाँ जी, लाइपोफिस। ये पिगमेंट होता है फैट पिगमेंट के अंदर हमारे पास ब्राउन कलर के वो पिगमेंटेशन आती है। तो वो अगर मैं स्किन की बात करूं तो फिर वो मेलानिन की बात होगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इसको डिफरेंशिएट करना है। 114 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ कैटाकोलामिन्स आफ्टर एनर्जी इंजरी। सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है हमारे पास? कंस्ट्रक्शन, और सबसे पहले क्या हो रहा होता है हमारे पास? हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट वेरी गुड, सेल्स। वेरी गुड। वन फॉलोइंग इज द पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट, तो डिक्रीज हार्ट रेट करता है पैरासिम्पैथेटिक। 116.5 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन विच, तो लिम्फ के अंदर 0.5 ग्राम प्रोटीन होती है। 117 फास्टेस्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज अचीव्ड बाय द बेरोरिसेप्टर्स। ब्लड प्रेशर की मैं बहुत दफा बात कर चुकी हूँ, ये हम नेफ्रो में इसको हम डिस्कस करेंगे बेरोरिसेप्टर्स को, ठीक है। इस यूज आते हैं। आ रही है मैम। अच्छा, ओके ओके, ठीक। तो मल्टीपल एमसीक्यूज क्या आते हैं? एक फास्टेस्ट कंट्रोल, एक इमीडिएट। ये बस अभी इतना याद रख लो कि फास्टेस्ट कंट्रोल का जब भी पूछेगा तो वो बेरोरिसेप्टर करेगा, बस इतना अभी याद रखो, ठीक है। कि फास्ट कंट्रोल को कौन करेगा? बेरोरिसेप्टर्स, ठीक है। और बाकी जो रास है कीमो और नेफ्रो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। 118 बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व क्या होती है कि सोडियम की सिक्रीशन होती है और अल्ट्राफिल्ट्रेशन से एक्वस ह्यूमन में प्रोडक्शन होती है। साइड्स में एक्शन पोटेंशियल के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया है? पोटेशियम। कॉक्लिया में इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम इफ्लेक्स। और नॉर्मली अगर मैं सीवीएस उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो हमें कौन सा चाहिए? सोडियम इन्फ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद है 119 अफेक्टिंग फाइबर्स, ठीक है। अब वो जितने भी हमने फाइबर्स पढ़े थे उसमें ये याद रखना पीएचए, पीएचए में प्रेशर, हाइपोक्सिया, एनेस्थीसिया। कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा, प्रेशर, पीएचए, प्रेशर, हाइपोक्सिया, ठीक है। इसको याद कैसे किया, कैसे करना है? ए बी सी, पहले तो ए बी सी है नॉर्मल,
फाइबर्स होते हैं उन पे प्रेशर ज्यादा है, फिर बी फाइबर्स हैं, फिर सी फाइबर्स हैं, ठीक है, ए बी सी। एनेस्थेटिक इफेक्ट भी पूछ रहा है और वो हाइपोक्सिया का भी पूछ रहा है और प्रेशर का भी पूछ रहा है जो फाइबर्स पे इफेक्ट आता है। पहले टाइप ए फाइबर्स इफेक्ट होते हैं, टाइप ए बी। ए में बी फाइबर्स होते हैं ना, ए बीटा फाइबर्स हमने पढ़े हैं जो प्रेशर के साथ होते हैं। तो पहले क्या आएगा, ए बी फाइबर्स उसकी सब टाइप में, फिर बी फाइबर और फिर सी फाइबर्स प्रेशर से इफेक्ट होंगे, ऐसे ही है। मैंने क्या बोला था कि अगर ए बीटा की ऑप्शन ना हो तो हम किसकी तरफ जाएंगे, बी फाइबर्स की, तो वो इसीलिए ठीक है, क्योंकि प्रेशर में हमारे पास क्या होता है, ए फाइबर्स बी फाइबर्स एंड देन सी फाइबर्स, ठीक है, ए बी सी। पी एच ए के निमोनिक याद करना है, ठीक है। पी एच ए जो है वो एक सेंटर है जहाँ पे और एनेस्थीसिया जो है वो क्या लें कि आर्मी का होते हैं ना, उनके नाम होते हैं, तो उसमें पी वो सेंटर है और उसके अंदर प्रेशर दे रहे हैं वो। और बाज दफा कंडीशंस के साथ भी गुजरना पड़ता है, बाज दफा पेन से भी जो है वो करना पड़ता है, तो एनेस्थीसिया के कंडीशन से भी। एबीसी के बाद आपने पहले एबीसी का सीक्वेंस है, फिर आपने बी को उठा के फर्स्ट पे रख देना है और ए और सी को आगे कर देना है, फिर लास्ट में क्या, एनेस्थीसिया की सी भी ए है तो उसमें सी को उठा के सबसे पहले रख देंगे, ठीक है। पहले ए को बारी देंगे कि तुम पहले आगे रहो, ए, फिर वो पोजीशन बी वाले को ए पे आ जाएगा, पोजीशन बी वाला ए पे आएगा, बैक हो जाएगा। फिर उसके बाद जब पोजीशन सी वाला वाला फिर सी भी ए हो जाएगा, ठीक, इस तरह ए बी सी है, फिर बी पहले आ जाएगा और ए सी बाद में चला जाएगा, फिर सी पहले आ जाएगा और बी ए आगे हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई इस बात की, प्रेशर, हाइपोक्सिया, एनेस्थीसिया, ठीक है, ए बी सी, बी ए सी बी ए। पहले ए पहले आएगा, बी फिर सी, फिर बी पहले आ जाएगा सेकंड नंबर वाला, फिर सी पहले आ जाएगा आखिर में, सी बी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, विजुअल अकोमोडेशन इन्वॉल्व व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलरी मसल्स होती है, अकोमोडेशन में याद रखना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होती है सिलरी मसल्स की जिसकी वजह से मायोसिस हो जाती है। 121, हीट लॉस इन द ह्यूमिड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की बात करेगा तो क्या करेगा, कन्वेक्शन की बात करेगा। 122, व्हेन लुकिंग टू द नियर ऑब्जेक्ट व्हाट विल इंक्रीज, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द सिलरी मसल, और ये किसको बात कर रहा है, अभी हमने पढ़ा है, किस रिएक्शन की बात कर रहा है, जब हमने नियर अकोमोडेशन। 123, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द आई व्हाट हैपेंस, रेटिनॉल टू ऑल कन्वर्ट होता है, रेटिनॉल जो होता है ये प्रेजेंट होता है आई, इसके अलावा ये आई स्ट्राइक से ये वो ये है कि पिपुलरी राइट रिफ्लेक्स की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 124, कॉक्लियर एक्शन पोटेंशियल इज पोटाशियम इनफ्लक्स इनटू द सेल, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स और वेरी गुड पोटाशियम। 125, एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन पिगमेंटेड सिलरी एपिथेलियम, और एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्टिव किसकी सिक्रीशन, सोडियम की एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन सोडियम एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। एक्वस ह्यूमर नॉन पिगमेंटेड सिलरी एपिथेलियम से प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसमें फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड है उसकी प्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 126 रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 127, what will be shown on the electroencephalograph of the anesthetic patient? तो एनेस्थीसिया में आपको पता है ईईजी वेव्स जो हैं वो कम आएंगी, ठीक है, वो स्लीपिंग मोड में होगा तो उसके क्या आएगा, ईईजी वेव्स जो हैं वो लो वेव्स आएंगी, ठीक है। 128, पैरासिम्पैथेटिक और नेक्स्ट नो वाया विच न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन से ही एक्ट करना है। 29, 30 and 32 graphs reflex in the babies is present in up to what, तो सी by the end of 6 postnatal month पे ग्रास रिफ्लेक्स रहता है, ठीक है, और टर्म और 6 मंथ तक रहता है। 133 रिपीट है, फिंगर टिप्स पे वो पूछ रहा है कि मिजनस कॉर्पुसल्स होते हैं जो मीसने होते हैं, ठीक है, फिंगर टिप्स पे होते हैं। 134, मोस्ट रैपिडली, जिनको हर चीज फिंगर टिप्स पे होती है और बताते नहीं है वो, ठीक है, कि हमें तो कुछ नहीं आता, पेपर में क्या यही कहते हैं ना, हमें तो कुछ नहीं आता, तो वो जो नहीं बताते बिल्कुल भी और फिंगर टिप्स पे हर चीज होती है, दैट इज द मिजनस कॉर्पुसल। 134, मोस्ट रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स इज व्हाट, तो यहाँ पे ये आ गए कि मोस्ट रैपिडली अडॉप्टिंग रीना वेंडिंग्स का क्या है,
हाँ, लेकिन अगर चिप्स पे होती है, फ्री नाउ वेंडिंग्स भी होती हैं, वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर वो पेन के साथ एसोसिएशन लिखेगा तो फ्री नाउ वेंडिंग। और दूसरा रिसेप्टर्स की अगर बात करेगा तो रिसेप्टर फ्री नाउ वेंडिंग रिसेप्टर्स नहीं होते, ये हम कल भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाँ मैडम, ये दोबारा बता दें कि मीजनर जो है ये अपने रैपिडली अडॉप्टिंग, तो रफी में तो ये लिखा हुआ है दोनों को, मतलब ये फास्ट एक अडॉप्टिंग जगह पर लिखा है कि पिसीनियन जो है वो ज्यादा फास्ट हाँ, अडॉप्ट मैंने करता है। आपको बोला है ना उस वक्त, जो तो इनकैप्सुलेटेड है डिफरेंस ना, जरा बता दें। आपने इनकैप्सुलेटेड से एक तो याद रखना, ये दोनों इनकैप्सुलेटेड होते हैं, ठीक है। जो इनकैप्सुलेटेड होते हैं ना, वो रैपिडली अडॉप्टिंग या फास्ट अडॉप्टिंग, जिनके ऊपर लेयरिंग होती है, माइलिनेशन होती है, ठीक है, वो आपने याद रखना है कि वो रैपिडली एंड फास्ट अडॉप्टिंग होते हैं। और इसमें यही है कि इनर्स होते हैं, फिर हेयर एंड और, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि जो मिजनर्स और पेसिनियन है, इसी का ज्यादा आपके पास एमसीक्यूज आएगा। और अगर यही बात करें तो फिर हम मिजनर्स की तरफ बात जाती है। ठीक है, वो रफी में ये मेरे ख्याल से गलत लिखा हुआ है मैडम, वो इस दोनों को एक ही कैटेगरी में डालो। हाँ, वो लेकिन आपने सीक्वेंस याद रखने, क्योंकि रफी में हमारे पास ना सीक्वेंस नहीं आते हैं मोस्टली, तो हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहे होते हैं वो इधर से आ रहे होते हैं। 1 मिनट मेरी के लिए हम रिकनेक्ट करते हैं, बस 1 मिनट के लिए बस।